सूरज की पहली किरणें अभी धरती को छू भी नहीं पाई थीं कि रमेश के हलचल भरे हाथों की मेहनत खेतों में फैलने लगी थी। यह साधारण सा गांव, जो हिमालय की तलहटी में बसा था, रमेश की मेहनत का गवाह था। सुबह का धुंधलका हो या शाम की ढलती परछाई, रमेश के पसीने की हर बूंद धरती माँ को सींच रही थी। उसकी पत्नी राधा घर की जिम्मेदारियों को सलीके से निभाती और उनका इकलौता बेटा मोहन स्कूल की किताबों में अपने भविष्य के सपने बुनता। उनका जीवन भले ही सादा था, पर प्रेम और संतोष से भरा था। एक दिन गांव की सहकारी समिति ने किसानों के लिए खाद और बीज के अनुदान की घोषणा की। रमेश ने भी पूरे विश्वास से आवेदन किया था। जब अनुदान की सूची आई तो उसका नाम सबसे ऊपर था, मानो उसकी मेहनत का फल मिलने वाला हो। उत्साह से भरकर वह समिति के कार्यालय पहुंचा, पर वहां उसका सामना एक अलग ही हकीकत से हुआ। क्लर्क ने थोड़ी सी झिझक के साथ उसे बताया कि उसकी फाइल में कुछ तकनीकी कमी है और इस कमी को दूर करने के लिए उसे एक अतिरिक्त राशि देनी होगी, जो कि सरासर गैर कानूनी थी। क्लर्क ने धीमी फुसफुसाती आवाज में समझाया कि यह छोटी सी नजराना उसके काम को आसान कर देगा। क्लर्क के शब्द रमेश के कानों में किसी तीखे कंकड़ की तरह चुभ रहे थे। वह जानता था कि यह गलत है, एक अनैतिक सौदा है, पर अगर वह इस नजराने से इनकार करता तो उसे खाद और बीज कैसे मिलता। बीज बोने का कीमती समय तेजी से निकला जा रहा था और बिना खाद के अगली फसल की कल्पना भी उसके दिल में डर पैदा कर रही थी। उसके मन में एक विचार कौंधा, बस थोड़ा सा पैसा दे दे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और उसका और उसके परिवार का भला हो जाएगा। लेकिन तभी उसे अपने पिता की वह बात याद आई जो उसने बचपन में सिखाई थी, रमेश, जमीन भले ही बंजर हो जाए पर अपनी जमीर को कभी मत बेचना। यह सोचना ही उसे भीतर से कंपा गया। क्या वह अपने पिता की दी हुई सीख को भूल जाएगा? क्या पैसे का लालच उसके ईमान से बढ़कर हो जाएगा? यह प्रश्न उसके मन में एक भयंकर तूफान की तरह उठ रहा था, हर तरफ से उसे घेर रहा था। रमेश घर लौट आया, पर उसके मन में एक उथल पुथल मची हुई थी। खेतों की मिट्टी की खुशबू भी आज उसे सुकून नहीं दे रही थी। राधा ने उसकी खामोशी को भांप लिया था। उसने पूछा, क्या हुआ रमेश? रमेश ने गहरी सांस ली और सारी बात राधा को बता दी। खाद और बीज के लिए अनुदान की घोषणा और क्लर्क की रिश्वत मांगने की बात सुनकर राधा का चेहरा उतर गया। वह भी दुखी थी, पर उसने रमेश के हाथ पकड़कर कहा, जो भी फैसला लेना सोच समझकर लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, पर आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। अगले दिन रमेश अपने बचपन के दोस्त सुरेश के पास पहुंचा। सुरेश गांव का सरपंच था और अक्सर गांव के मामलों में उसकी राय ली जाती थी। रमेश ने उसे सारी आपबीती सुनाई। सुरेश ने एक लंबी सांस ली, जैसे यह कोई नई बात न हो। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, रमेश, आजकल ऐसा ही चलता है, थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है। तुम चिंता मत करो, बस थोड़ा पैसा दे दो, किसी को क्या पता चलेगा। और वैसे भी अगर तुम्हें खाद बीज नहीं मिला तो अगली फसल का नुकसान कौन भरेगा? सोचना कि यह कितना जरूरी है। सुरेश की बातों में एक तरह की हताशा और दुनियादारी का ज्ञान झलकता था। रमेश को थोड़ी देर के लिए राहत मिली, पर उसके मन का द्वंद्व कम नहीं हुआ। क्या सुरेश सही कह रहा था? क्या यही सच्चाई थी? शाम को वह मोहन के साथ बैठा था। मोहन स्कूल से एक कहानी की किताब लेकर आया था। उसने बड़े चाव से एक ऐसे राजा की कहानी सुनाई जो अपनी प्रजा के लिए न्याय करता था, भले ही उसे खुद कितना भी मुश्किल क्यों न हो। रमेश ने मोहन की आंखों में वह सच्चाई और मासूमियत देखी जो दुनिया की चालाकियों से परे थी। उसे लगा कि अगर वह आज गलत काम करता है तो वह मोहन को क्या सिखाएगा, वह क्या मिसाल पेश करेगा। उसका मन दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ पेट की आग थी, फसल के नुकसान का डर था, और दूसरी तरफ ज़मीर की आवाज़ थी जो उसे गलत काम करने से रोक रही थी। क्लर्क का लालच और सुरेश की दुनियादारी की बातें उसे भ्रमित कर रही थीं। उसे लग रहा था जैसे वह किसी चक्रव्यूह में फंस गया है। हर तरफ से दबाव था, पर अंदर कहीं एक कोमल आवाज़ उसे रोक रही थी, उसे उस आसान रास्ते पर जाने से मना कर रही थी जो गलत था। यह अंदरूनी कश्मकश उसे अंदर से खाई जा रही थी।
रात भर वह करवटें बदलता रहा। यह सोचता रहा कि क्या करे और क्या न करे। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन रमेश सुबह जल्दी उठा। सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था, पर उसका मन शांत हो चुका था। रात भर की उथल-पुथल ने उसे एक नई दिशा दिखाई थी। उसे अपनी माँ की कही एक और बात याद आई, जिसे वह बचपन में अक्सर दोहराया करती थी। बेटा, कोई भी चीज इतनी कीमती नहीं होती जो तुम्हारे सम्मान से बढ़कर हो। उसने माँ की वो बूढ़ी झुर्रियों वाली आंखों को याद किया, जिनमें हमेशा एक कोमल प्यार और दृढ़ता थी। माँ ने उसे सिखाया था कि मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा सच्चाई का रास्ता चुनना चाहिए, भले ही वो कांटों भरा हो। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह डर गया था, बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए वह गलत रास्ता चुनने को तैयार था। वह पैसे के लालच में नहीं था, बल्कि अपनी अगली फसल के नुकसान के डर से झुकना चाह रहा था। यही डर था जिसने उसे रात भर सोने नहीं दिया था। लेकिन अब माँ की सीख और अपने पिता के वचन ने उसे झकझोर दिया था। उसने फैसला किया कि वह अब किसी भी कीमत पर अपनी ईमानदारी को नहीं खोएगा। जीवन में प्रतिष्ठा और स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं था। वह सीधा सहकारी समिति के कार्यालय गया। उसके कदम दृढ़ थे और उसका चेहरा शांत। क्लर्क को देखकर, जो शायद अभी भी अपनी सीट पर सुस्ता रहा होगा, उसने दृढ़ता से कहा, भाई साहब, मेरी फाइल में कोई कमी नहीं है। मैं कोई अतिरिक्त राशि नहीं दूंगा। अगर मुझे खाद बीज नहीं मिलता तो मैं अपनी मेहनत से कोई और तरीका ढूंढ लूंगा, पर गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा। क्लर्क पहले तो भौंचक्का रह गया। उसने ऐसी दृढ़ता की उम्मीद नहीं की थी। फिर उसने रमेश को समझाने की कोशिश की, जैसे कल उसने उसे फुसलाने की कोशिश की थी। उसने कहा कि यह छोटी सी बात है और हर कोई ऐसा ही करता है, लेकिन रमेश अपने फैसले पर अडिग रहा। उसने क्लर्क की बातों को नजरअंदाज किया और अपनी बात पर कायम रहा। बाद में जब उसने सुरेश को भी इस बारे में बताया, तो सुरेश ने फिर से वही दुनियादारी वाली बातें कही, लेकिन रमेश ने इस बार सुरेश को भी समझाया कि सही काम करना ही सबसे बड़ी दुनियादारी है। उसने कहा, सुरेश, हम अपनी आत्मा को बेचकर दुनिया को नहीं जीत सकते। सच्ची दुनियादारी तो वही है जो हमें सुकून दे, और वो सुकून सिर्फ सच्चाई में है। रमेश का आत्मविश्वास और उसकी दृढ़ता देख सुरेश भी कुछ नहीं बोल सका। यह आत्मबोध का क्षण था जहां रमेश ने अपने अंदर के द्वंद्व को समाप्त कर सही रास्ते को चुना था। रमेश का अडिग रुख देखकर क्लर्क के चेहरे पर एक अजीब सी झिझक और फिर गहरी शर्मिंदगी छा गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस छोटे से गांव में आज भी कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो इस दबाव में भी अपनी ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ता। उसने झुकी हुई नजरों से रमेश की फाइल को फिर से देखा। हर पन्ना, हर कागज उसकी कही हुई बात को सच साबित कर रहा था। क्लर्क ने कांपती हुई आवाज में कहा, माफ करना भाई साहब, मुझसे वाकई गलती हो गई थी। आपकी फाइल बिल्कुल सही है और आपको अनुदान का पूरा हक है। रमेश को अपना हक मिल गया था। जब यह खबर गांव में फैली तो लोग अचरज में पड़ गए। कई लोग जो पहले सुरेश की बातों से प्रभावित होकर गलत रास्ता अपनाने को तैयार थे, वे भी रमेश की हिम्मत और सच्चाई से प्रेरित हुए। वे रमेश की ईमानदारी और उस जज्बे की दिल खोलकर प्रशंसा करने लगे जिसने उसे झुकने नहीं दिया था। सुरेश, जो अब तक अपनी दुनियादारी वाली सोच में डूबा था, रमेश की इस दृढ़ता को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रमेश से मिलकर माफी मांगी। उसने कहा, रमेश, आज तुमने मुझे भी सही रास्ता दिखाया है। मैंने सोचा था कि थोड़ा इधर-उधर करना ही समझदारी है, पर तुमने साबित कर दिया कि सच्ची समझदारी तो सच्चाई के रास्ते पर चलना है। उस साल भी रमेश ने अथक परिश्रम किया। उसकी मेहनत और सच्चाई के साथ बोए गए बीज लहलहा उठे और उसकी फसल शानदार हुई। उसके जीवन में जो सुख शांति थी, वह किसी भी गलत तरीके से कमाए हुए धन से कहीं अधिक अनमोल और टिकाऊ थी। उसने अपने बेटे मोहन को हमेशा यही सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा गहना तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा सम्मान है। रमेश की कहानी गांव के लिए
एक मिसाल बन गई। गांव का हर व्यक्ति यह जानता था कि जब बात सच्चाई और ईमानदारी की आती है तो रमेश कभी समझौता नहीं करता। एक साधारण से किसान ने अपनी सच्चाई और साहस से यह साबित कर दिया था कि मुश्किलों से घबराकर गलत रास्ते पर चलना कायरता है और सच्चाई का दामन थामे रखना ही सच्ची वीरता है। जीवन का असली अर्थ केवल धन दौलत या सांसारिक सुखों में नहीं है, बल्कि एक नेक और ईमानदार जीवन जीने में है, जो न केवल स्वयं को संतुष्टि देता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का एक चिरस्थायी स्रोत बनता है। इस तरह रमेश ने न केवल अपना बल्कि पूरे गांव का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया।